बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो स्पेशल एग्ज़ाम के उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका कल क्रिमिनोलॉजी का पेपर है। इस वीडियो में हम क्रिमिनोलॉजी की थेरीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि क्रिमिनोलॉजी के सेक्शन 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट पोर्शन क्रिमिनोलॉजी की थेरीज़ हैं, जिन पे हर साल सवाल आता है। तो क्रिमिनोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए ज़रूरी है कि आपको थेरीज़ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। मैंने अपनी क्रिमिनोलॉजी की बुक के बिल्कुल स्टार्ट में क्रिमिनोलॉजी की तमाम थेरीज़ को समराइज फॉर्म में एक चार्ट की सूरत में, जो कि 10-11 पेजेस पे मुश्तमिल है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए बेहतर होगा कि ये चार्ट आपके सामने हो। अगर तो आपके पास बुक मौजूद है तो आप बुक से ये चार्ट खोल लें, और अगर आपके पास बुक मौजूद नहीं है तो ये चार्ट मैं पीडीएफ फॉर्म में ये वीडियो के नीचे जो लिंक है उसमें दे दूंगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं क्रिमिनोलॉजी की थेरीज की तरफ। क्रिमिनोलॉजी की थेरीज बेसिकली है क्या? क्रिमिनोलॉजी की थेरीज एक अटेम्प्ट है टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ क्राइम्स। व्हाई डू पीपल कमिट क्राइम? क्रिमिनोलॉजी की थेरीज ब्रॉडली इस सवाल का जवाब देने की कोशिश है। अब तक क्रिमिनोलॉजी की जितनी भी थेरीज हैं उनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम स्पिरिचुअल स्कूल कहते हैं, जो क्राइम्स को, क्राइम के फिनोमिना को, क्रिमिनल बिहेवियर को रिलीजियस बिलीफ्स या फेथ की टर्म्स में एक्सप्लेन करता है। और दूसरा नेचुरल स्कूल, जो रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में क्राइम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। जो स्पिरिचुअल स्कूल है इसे हम प्री क्लासिकल स्कूल भी कहते हैं, और ह्यूमन हिस्ट्री के एक बड़े हिस्से में क्राइम की इसी एक्सप्लेनेशन ने डोमिनेट किया। इस स्कूल के मुताबिक क्राइम्स आर कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डेविल और डीमन। लोग शैतान के ज़रिए असर जुर्म करते हैं। जैसा कि तारीख इंसानी के एक बड़े हिस्से में रियासत पे चर्च का एक गहरा असर रहा, तो लोग क्राइम क्यों करते हैं इसकी भी रिलीजियस एक्सप्लेनेशन थी, और उस क्राइम को जो स्टेट का रिस्पॉन्स था उस पर सजाएं देने का अख्तियार वो भी चर्च के पास था। इसीलिए इसको डिमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं। यह, जैसे मैंने कहा, कि तारीख इंसानी का एक बड़ा हिस्सा है। इसमें किसी का गिल्ट डिटर्मिन करने के लिए जो मैकेनिज्म था वो ह्यूमन हिस्ट्री के डिफरेंट पॉइंट्स पे बेसिकली 3 जो है वो मैकेनिज्म जो है वो इन्फोर्स रहे। द फर्स्ट वन वॉज कॉल्ड ट्रायल बाय बैटल, जिसमें जो एक्यूज्ड है और विक्टिम उनके या उनकी फैमिलीज के दरमियान बैटल करवाई जाती थी अंडर द प्रिजम्पशन कि गॉड की हेल्प उसके साथ होगी जो विक्टोरियस होगा। फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस ट्रायल बाय बैटल वॉज रिप्लेस्ड बाय ट्रायल बाय ऑर्डियल, जिसमें एक्यूज को जो है उसको किसी ऑर्डियल में, आजमाइश में डाला जाता था। लोगों को दरिया में फेंक दिया जाता था कि अगर डूब गए तो इसका मतलब है गिल्टी हैं, अगर सरवाइव कर गए तो इसका मतलब इनोसेंट है। फिर 1215 में दिस ट्रायल बाय ऑर्डियल वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर मेथड कॉल्ड ट्रायल बाय कंपरगेशन। ट्रायल बाय कंपरगेशन में किसी की इनोसेंस को वाउच करते थे, एंडोर्स करते थे बाय सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, यानी जिस शख्स पे जुर्म का इल्ज़ाम होता था उसकी इनोसेंस की गवाही स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीपल अगर दे देते थे तो उसको इनोसेंट कंसिडर किया जाता था। दैट वाज कॉल्ड ट्रायल बाय कंपरगेशन, जो रिफॉर्म होकर मॉडर्न टाइम्स में ट्रायल बाय ज्यूरी बन गया। प्री क्लासिकल स्कूल में आपसे एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि क्या ये आज भी रेलिवेंट है? तो शायद ये आज किसी स्टेट के फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन प्राइवेटली और डोमेस्टिकली आज भी बड़ी तादाद में लोग इस पर बिलीव रखते हैं। तो जब एज ऑफ इनलाइटनमेंट शुरू हुई तो फिर इस स्कूल को, स्पिरिचुअल स्कूल को चैलेंज किया जाने लगा, और उसके नतीजे में नेचुरल स्कूल जो है वो इमर्ज हुआ। नेचुरल स्कूल के आगे 3 मेजर स्कूल्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला स्कूल जो है वो क्लासिकल या रैशनल चॉइस स्कूल है, दूसरा पॉजिटिव स्कूल है, और तीसरा है बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल लॉ। मैं रिपीट कर देता हूं कि नेचुरल जो व्यू है क्राइम का, उसके 3 आगे मेजर स्कूल्स हैं। पहला क्लासिकल स्कूल और रैशनल चॉइस थ्योरी,
दूसरा पॉजिटिव स्कूल और तीसरा बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल लॉ। इन तीनों को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्लासिकल स्कूल जो है उसका फाउंडर सीजर बेक्केरिया है। सीजर बेक्केरिया का ताल्लुक जो है ये इटली से था और ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बेक्केरिया जो है वो जो रिलीजन का या चर्च का जो प्रोगेटिव था, सोल प्रोगेटिव था क्राइम्स पे, यानी मुजरिमों को सजा देने का इख्तियार जो एक्सक्लूसिवली चर्च के पास था और वो लोगों को आर्बिट्रेरीली पनिशमेंट्स देते थे, इनह्यूमन पनिशमेंट देते थे, बेक्केरिया उसके खिलाफ था। बेक्केरिया ने एक किताब लिखी जिसका नाम ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट था, लेकिन उस वक्त ऐसे हालात थे कि बेक्केरिया को ये किताब एनोनिमसली पब्लिश करनी पड़ी। बाद में ये किताब जो है ये उसके नाम से भी पब्लिश हुई, लेकिन इस बुक में जो व्यूज़ एक्सप्रेस किए गए थे ये शायद बेक्केरिया को भी नहीं आइडिया था कि वो क्रिमिनोलॉजी के एक नए स्कूल की बुनियाद रखेंगे जिसको हम क्लासिकल स्कूल कहते हैं। ये बुक जो है ये 1962 तक इंडेक्स ऑफ बुक्स कंडेम्ड बाय कैथोलिक चर्च, जो किताबें चर्च ने बैन की हुई थी उसके इंडेक्स पे मौजूद रही। लेकिन इस बुक का इतना इन्फ्लुएंस है कि जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो अमेरिकन जो फाउंडिंग फादर थे उन्होंने ट्राइब्यूट पे किया बेक्केरिया को। तो बेसिकली क्लासिकल स्कूल कहता क्या है? क्लासिकल स्कूल की 2-3 मेजर प्रोपोजिशन थी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई डीमन डेवल नहीं है। पीपल कमिट क्राइम आउट ऑफ देयर फ्री विल इन ऑर्डर टू सीक प्लेयर। लोग अपने प्लेयर के लिए अपनी विल से क्राइम कमिट करते हैं, अपनी ख्वाहिशात के असूल के लिए, और लोगों को क्राइम से रोकने का एक ही तरीका है और वो है इफेक्टिव सिस्टम ऑफ पनिशमेंट। तो ये बेसिक व्यू था बेक्केरिया का कि ये कोई डेमन डेवल नहीं है, लोग अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिशात के असूल के लिए, प्लेयर सीख करने के लिए क्राइम कमिट करते हैं। ही ऑल्सो सेड के पनिशमेंट जो है दैट शुड बी प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ। ये चर्च का अख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो जिसको चाहे पनिशमेंट दे, जिसको चाहे पनिशमेंट ना दे, जिस तरह की पनिशमेंट शुड बी प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ। कानून के तहत पनिशमेंट होनी चाहिए। तो दैट इज क्लासिकल स्कूल। जो बात बेक्केरिया ने की वही बात एक और ब्रिटिश स्कॉलर जिसका नाम बेंथम था उसने भी की, और वो भी क्लासिकल स्कूल का हिस्सा है, लेकिन उसने उसके लिए अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ किया। बेंथम ने यह कहा कि जो इंसान की ख्वाहिशात का असूल है, ह्यूमन बींग्स में जो एक डिज़ायर है टू सीक प्लेयर, दैट इज़ कॉल्ड हिडोनिज्म। तो उसने कहा कि इंसान अपनी ख्वाहिशात का असूल चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्राइम भी कमिट कर सकता है, लेकिन अपनी ख्वाहिशात के हुसूल के लिए क्राइम कमिट करने से रोकती है आपको पनिशमेंट। तो लोग फिर क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं कि क्राइम कमिट करेंगे तो उसमें प्लेयर कितनी मिलेगी और पनिशमेंट कितनी मिलेगी। इस कैलकुलेशन को बेंथम ने हिडोनिस्टिक कैलकुलस कहा, और उसने कहा कि अगर प्लेयर क्राइम से ज़्यादा मिले, पेन कम हो, यानी प्लेयर आउट विद द पेन, तो वन वुड बी इंक्लाइन टू कमिट क्राइम एंड वाइस वर्सा। तो बात वही थी जो बेक्केरिया ने की, बेंथम ने भी वही बात की, लेकिन उसके लिए जो उसने अल्फाज का चुनाव किया वो मुख्तलिफ था। अच्छा, क्लासिकल स्कूल से एक और भी स्कूल इमर्ज हुआ और उसका नाम न्यू क्लासिकल स्कूल था। वो भी बेसिकली बेसिक प्रेमिस जो न्यू क्लासिकल स्कूल है उसका वही है जो क्लासिकल स्कूल का था। बेसिकली बेक्केरिया के व्यू से इंप्रेस होके फ्रांस ने अपना फ्रेंच कोड बनाया 1791 में, और क्राइम्स के लिए जो है वो पनिशमेंट्स प्रेस्क्राइब कर दी। तो बाद में ये पता चला कि फ्रेंच कोड बनने के बाद भी जो है वो जराइम में कोई खातिर खा कमी नहीं आई। तो कुछ स्कॉलर का ये व्यू था कि बेक्केरिया की बाकी बातें तो सही हैं, लेकिन उसमें कुछ फ्लॉज हैं। जैसे उसमें एक फ्लॉ ये है कि उसमें ऑल द क्रिमिनल्स आर ट्रीटेड इक्वली, जबकि हर इंडिविजुअल के सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ हैं और जो सजाएं हैं वो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए होनी चाहिए। तो ये व्यू जिसने बेक्केरिया के थॉट्स में ये फ्लॉ आइडेंटिफाई किया, उसको कलेक्टिवली न्यू क्लासिकल स्कूल का नाम दिया गया।
और ये न्यू क्लासिकल स्कूल की व्यूज़ पे ही फिर फ्रांस ने अपना फ्रेंच कोड 1791 जो है वो रिप्लेस किया विद फ्रेंच कोड 1819। अच्छा, इस दौरान एक और स्कूल इमर्ज हुआ। इस स्कूल का व्यू ये था कि ये जो बेकेरी और बेंथम कह रहे हैं ना कि एवरीवन इज इनक्लाइंड टू कमिट क्राइम, नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान जुर्म नहीं करना चाहता, बल्कि कुछ फैक्टर हैं जो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जो इंसान को पुश करते हैं क्राइम कमिट करने के लिए। तो उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसमें फिर किसी ने कहा कि जी वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, किसी ने कहा सोशोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, किसी ने कहा इंटेलिजेंस का फैक्टर है। तो उसमें जो पहला स्कूल है वो बायोलॉजिकल स्कूल है। बायोलॉजिकल स्कूल में जो पहली थ्योरी है वो फिजियोनॉमी की थ्योरी है, जॉन कैप्सर लेविटर की थ्योरी है। ही रोट अ बुक जिसका नाम था फिजियोनॉमिकल फ्रैगमेंट्स। लेविटर क्या कहता है कि जो क्रिमिनलिटी है इट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फेशियल फीचर्स। इंसान के चेहरे से पता चल जाता है कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। और उसने जो साइंटिफिक रीज़न दी वो ये थी कि ह्यूमन फेस के जो मसल्स हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो अगर आपके अंदर क्रिमिनलिटी है तो वो आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बाद में जो लेविटर के व्यूज़ थे इसको सीडो साइंस का नाम दिया गया कि इसमें कोई बेस नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो अगला व्यू है वो अगली थ्योरी जो है वो फ्रेनोलॉजी की है। फ्रैंक जोसेफ गॉल की थ्योरी है। गॉल कहता है कि जो क्रिमिनलिटी है ना वो किसी ह्यूमन की जो स्कल है, खोपड़ी है, उससे जज की जा सकती है। यह आपकी शेप है स्कल की जो बताती है कि आपके अंदर क्रिमिनलिटी है या नहीं है। और जो अंजाम फिजियोनॉमी का हुआ, जो फेट फिजियोनॉमी की हुई, वही फेट फ्रेनोलॉजी की भी थी। फ्रेनोलॉजी को भी सीडो साइंस करार दिया गया। इसके बाद जो अगली थ्योरी है लब्रोसो की थ्योरी, जिसको हम एटाविज्म थ्योरी कहते हैं, उसको भी कोई साइंटिफिक अप्रूवल नहीं मिली, जैसे पिछली दो थ्योरीज को नहीं मिली। लेकिन लम्ब्रोसो अपनी इस थ्योरी की वजह से फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी कहलाया। लम्ब्रोसो ने बेसिकली ये इटालियन आर्मी में डॉक्टर था। ये एक क्रिमिनल का ऑपरेशन कर रहा था। तो जब उसने उस क्रिमिनल का ऑक्सीपिटल रीजन खोला तो उसने देखा कि वो जगह खाली है, जो कि ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होता, रोडेंट्स में ऐसा होता है। तो वहाँ से उसने ये नतीजा अखज़ किया कि ये जो क्रिमिनल्स हैं ये अभी फुली ह्यूमन बीइंग डेवलप ही नहीं हुए, ये जानवरों जैसे हैं। एटाविस्ट उसने कहा, इसी वजह से इसको एटाविज्म कहा जाता है। तो जब लम्ब्रोसो पे किया गया, क्रिटिसिज्म किया गया, तो वो अपनी धुन का पक्का था, वो अपनी बात पे अड़ गया। उसने इटली की जेलों में जो है वो बहुत सारे क्रिमिनल्स को स्टडी किया और उसने एक किताब लिखी, अ क्रिमिनल मैन। उसने कहा कि कुछ फीचर्स ऐसी हैं, फिजिकल फीचर्स, जो क्रिमिनल्स में कॉमन होती हैं। लाइक उनके फेसेस पे रिंकल्स होते हैं, एसिमेट्रिकल फेस होता है, बड़े बड़े कान होते हैं, लार्ज जॉ होता है। तो ही ट्राइड टू प्रूव कि जो क्रिमिनल हैं उनकी फिजिकल फीचर्स नॉन क्रिमिनल से डिफरेंट होती हैं। बाद में इस थ्योरी को कोई साइंटिफिक एंडोर्समेंट तो नहीं मिली, बट लम्ब्रोसो वाज फर्स्ट एवर क्रिमिनोलॉजिस्ट हु एम्प्लॉयड द साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसलिए उसको फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद विलियम शेल्डन की स्मेटोटाइप थ्योरी है। विलियम शेल्डन ये कहता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको हम बॉडी शेप वाइज 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक्टोमॉर्फ्स जो थिन एंड फ्रेजाइल होते हैं, एंडोमॉर्फ्स जो फैट एंड सॉफ्ट होते हैं, और मीजोमॉर्फ्स जो हार्ड एंड मस्कुलर होते हैं। तो ही एसोसिएटेड क्रिमिनलिटी विद मीजोमॉर्फिज्म, कि जो हार्ड और मस्कुलर लोग होते हैं उनमें जो है क्रिमिनलिटी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद इनहेरिटेंस थ्योरी है चार्ल्स गोरिंग की। चार्ल्स गोरिंग ने बेसिकली बहुत सारे क्रिमिनल्स को जब स्टडी किया तो पता ये चला कि अगर कोई क्रिमिनल है तो उसका फादर भी क्रिमिनल था, उसका ग्रैंडफादर भी क्रिमिनल था। तो एक पूरी क्रिमिनलिटी की हिस्ट्री थी। तो वहाँ से उसने ये नतीजा अखज़ किया कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स में बायोलॉजिकल फीचर्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, वैसे ही क्रिमिनलिटी को इनहेरिट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो अगला स्कूल है वो इंटेलिजेंस स्कूल है। रॉबर्ट गॉडरेड की थ्योरी है बेसिकली। रॉबर्ट गॉडरेड ने कुछ जो क्रिमिनल्स थे अमेरिका की जेलों में, उनका जब आईक्यू टेस्ट किया तो ही केम टू कंक्लूजन के
उनका IQ लेवल कम था। ही कॉल्ड देम फीबल माइंडेड। तो यहाँ से उसने ये जो है वो थ्योरी ड्रॉ की कि क्राइम्स आर कमिटेड बाय द पीपल ऑफ लो इंटेलिजेंस। जो कम जहानत के लोग हैं वो क्राइम कमिट करते हैं। लेकिन बाद में उसने खुद ही अपने इन व्यूज़ से किसी हद तक जो है वो विड्रॉ कर लिया, और बाद में भी ये बात साबित हुई कि जो है वो क्रिमिनलिटी का इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक, लो इंटेलिजेंस से सच कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन किसी हद तक इस थ्योरी की एप्लीकेबिलिटी जो है वो जुवेनाइल जो क्रिमिनल्स हैं उन पे है, जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स जो हैं उन पे है। उसके बाद साइकोलॉजिकल स्कूल है। साइकोलॉजिकल स्कूल में सिगमंड फ्राइड की, जिसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, बड़ी मशहूर ज़माना थ्योरी है, इन विच ही सेड के जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है इट इज़ इंटरप्ले ऑफ 3 फैक्टर्स, जिसमें इड है, ईगो है और सुपर ईगो है। इड जो है वो प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करती है, सुपर ईगो जो है वो हाई मॉरल प्रिंसिपल्स पे काम करती है, और ईगो जो है वो उन दोनों के दरमियान जो है वो बैलेंस क्रिएट करती है। तो फ्राइड ने बेसिकली क्राइम्स के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके जो फॉलोअर्स थे फिर उन्होंने इस थ्योरी को क्राइम्स पे अप्लाई किया। जैसे ऑगस्ट एच हॉर्न जो है उसने इसकी फ्राइड की थ्योरी को, ऑगस्ट एच हॉर्न खुद जो है वो एक जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स के स्कूल का सुपरिटेंडेंट था, यानी बच्चों की जेल का सुपरिटेंडेंट था। तो जब उसने उन बच्चों को जो क्राइम्स में इन्वॉल्व थे उनको स्टडी किया, उनका बैकग्राउंड स्टडी किया, तो उसे ये पता चला कि इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको उनके चाइल्डहुड में पेरेंटल लव एंड केयर नहीं मिला, और उस वजह से उनकी सुपर ईगो डेवलप नहीं हुई, इसलिए वो क्राइम्स में इन्वॉल्व है। उसके बाद है सोशियोलॉजिकल स्कूल। अगर हम सोशियोलॉजिकल स्कूल की बात करें तो सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है वो ये कहता है कि क्रिमिनलिटी का ताल्लुक ह्यूमन बीइंग्स की सराउंडिंग से है। हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा सोसाइटी है, वो हमारे क्रिमिनल बिहेवियर को अफेक्ट करती है। उसमें सबसे पहले शिकागो स्कूल है, मैके एंड शाह की थ्योरी है, जिसको हम सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कहते हैं। मैके एंड शाह ने बेसिकली शिकागो यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक था। तो उन्होंने जो बच्चे क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, जब उनका बैकग्राउंड चेक किया तो उन्हें ये पता चला कि इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अंडर डेवलप्ड एरियाज से थे। तो वहाँ से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो क्रिमिनलिटी है वो अंडर डेवलप्ड एरियाज में ज़्यादा होती है, जिनको उन्होंने डिसऑर्गेनाइज्ड एरियाज का नाम दिया। तो दैट वाज सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। उसके बाद रॉबर्ट मर्टन किंग की थ्योरी है स्ट्रेन थ्योरी। किंग के मुताबिक जो है जो सोसाइटी है वो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं ह्यूमन बीइंग से, और जब वो एक्सपेक्टेशंस हम लेजिटिमेट मींस के थ्रू फुलफिल नहीं कर सकते तो उसके लिए फिर हम इलेजिटिमेट मींस जो हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। जैसे एक यंग मैन है, एक फ्रेश ग्रेजुएट है, अगर उसे जॉब नहीं मिली और वो हैंडसम अर्न नहीं कर रहा तो उसे ये लगता है कि सोसाइटी मुझे वैल्यू नहीं देती। तो उसे ये भी लगता है कि सोसाइटी में वैल्यू उसकी है जिसके पास हैंडसम अर्निंग है। तो अगर वो लेजिटिमेट मींस के थ्रू जो है वो एक रीज़नेबल लाइवलीहुड अर्न नहीं कर सकता तो ही इज़ लाइकली टू रिजॉर्ट टू इलीगल मींस। बेसिकली किंग ने इसकी थ्योरी है स्ट्रेन थ्योरी, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दुर्खाइम थ्योरी ऑफ एनोमी। तो एनोमी जो है वो स्टेट ऑफ लॉलेसनेस है, स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस है। इस थ्योरी का एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि जब सोसाइटी मटीरियलिज्म को वैल्यू करती है तो फिर लोग जो है वो मोरालिटी को, एथिक्स को, नॉर्म्स को एक साइड पे करके मटीरियलिज्म को ही वैल्यू देते हैं। रॉबर्ट मर्टन किंग वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अ फिनोमेना कॉल्ड अमेरिकन ड्रीम, जिसमें हर अमेरिकन यूथ के लिए जो एक ड्रीम था, जो एक बड़ी डिज़ायर थी, जो चेरिश्ड गोल था, वो कुछ मटीरियल्स हो, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी सैलरी। तो जब ये चीज़ें सोसाइटी वैल्यू कर रही होती है तो लोग फिर इस चीज़ को भूल जाते हैं कि वो इन चीज़ों को लेजिटिमेट मॉरल मीन्स के थ्रू अचीव कर रहे हैं या इमोरल मीन्स के थ्रू अचीव कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो सोशल कंट्रोल थ्योरी है, ट्रेविस हिस्ट्री की ये थ्योरी है सोशल कंट्रोल थ्योरी। हिस्ट्री ये कहता है कि जो हमारी सोशल रिलेशंस होते हैं वो हमारे लिए एक कंट्रोल का भी काम करते हैं। हमारे जितने सोशल रिलेशन स्ट्रांग होंगे उतना ही हमारे ऊपर कंट्रोल होगा कि हम क्रिमिनल मीन्स में इन्वॉल्व ना हो।
क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। उसने जो हिस्ट्री ने जो सोशल बॉन्ड्स की डायमेंशंस बताई वो 4 थी: अटैचमेंट, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट और बिलीफ। तो ये चारों डायमेंशंस सोशल उस कॉन्टेक्स्ट में जितनी स्ट्रांग होंगी उतना ही किसी इंडिविजुअल पे प्रेशर होगा कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। आपने देखा होगा कि जो सोशली आइसोलेटेड लोग होते हैं उनका क्राइम्स में इन्वॉल्व होने की रेशियो ज़्यादा होती है। सोशियोलॉजिकल स्कूल में ही एक और सब स्कूल है जिसको हम लर्निंग थेरीज कहते हैं, जिसमें सबसे पहले गैब्रियल ट्रेड की एक थेरी है जिसको हम ट्रेड लॉ ऑफ इमिटेशन कहते हैं। गैब्रियल के मुताबिक, ट्रेड लॉ ऑफ इमिटेशन, कि हम तब क्राइम कमिट करते हैं जब हम दूसरों को क्राइम कमिट करता हुआ देखते हैं। और इसकी एक बड़ी एग्जांपल ये है कि ट्रैफिक सिग्नल पे अगर कोई एक शख्स सिग्नल तोड़ता है तो बाकी लोग भी उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद लर्निंग स्कूल में एक बहुत सिग्निफिकेंट, एक बहुत रिनाउंड क्रिमिनोलॉजिस्ट जिसका नाम एडविन सदरलैंड है, उसकी थेरी है जिसको हम डिफरेंशियल एसोसिएशन थेरी कहते हैं। डिफरेंशियल एसोसिएशन थेरी जो है वो बुनियादी तौर पे उसका बेसिक कॉन्टेक्स्ट ये है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी डिफरेंट एसोसिएशंस होती हैं। हमारे फैमिली एसोसिएशंस होती हैं, हमारी प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, हमारी सोशल एसोसिएशंस होती हैं। तो अगर किसी शख्स की एसोसिएशन क्रिमिनल से ज्यादा है, आपका क्रिमिनल से उठना बैठना ज्यादा है, तो वन इज लाइकली टू बी अ क्रिमिनल। इसकी एक बड़ी मिसाल यह है कि अगर आपकी एसोसिएशन स्मोकर से है तो वन इज लाइकली टू बी अ स्मोकर। उसके बाद क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी है, इट्स एक्सटेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्रिमिनोलॉजी। ये तीसरा स्कूल है। अभी तक जो हमने व्यूज डिस्कस किए वो पॉजिटिव स्कूल था। अब नेचुरल स्कूल का जो नेचुरल स्कूल का पहला जो सब स्कूल है वो क्लासिकल, ये न्यू क्लासिकल है, दूसरा पॉजिटिविस्ट, और तीसरा जो है वो बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल लॉ है। बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल लॉ क्या कहता है? बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल लॉ जो है वो ये कहता है, इसका जो मेजर प्रोपोनेंट है वो मार्क्सिस्ट है, जो मार्क्स के फॉलोअर्स हैं। वो ये कहते हैं कि बेसिकली ये क्राइम इटसेल्फ कुछ नहीं है। क्राइम बेसिकली, क्राइम की जो डेफिनेशन है वो सोसाइटी का जो पावर स्ट्रक्चर है उसकी रिफ्लेक्शन है। सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स पावर में आ जाते हैं, तो जो लोग पावर में आते हैं वो ऐसे एक्ट्स को तो क्राइम डिक्लेयर करते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे एक्ट्स को क्राइम डिक्लेयर नहीं करते जो वो खुद करते हैं। पावर में कौन लोग आते हैं? असेंबलियों में कौन लोग आते हैं? जो पावरफुल है। मार्क्सिस्ट का व्यू ये है कि जो लोग पावर में आते हैं, जिनको लॉ मेकिंग का इख्तियार होता है, वो कैपिटलिस्ट हैं, और वो ऐसे एक्ट्स को तो क्राइम डिक्लेयर करते हैं जो आम लोग कर रहे हैं। जैसे चोरी जो है वो जुर्म है, चोरी तो जुर्म है, लेकिन लेबर एक्सप्लॉयटेशन जुर्म नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, एक्सेसिव प्रॉफिट चार्ज करना जुर्म नहीं है। हुकूमतों का इम्प्रूडेंट फाइनेंशियल पॉलिसीज जिनकी कॉस्ट पूरी सोसाइटी पे करती है, वो क्राइम नहीं है। तो इसका मतलब यह है, मार्क्सिस्ट का व्यू यह है कि बुनियादी तौर पे ये जो प्रोसेस है ना क्राइम डिफाइन करने का, क्राइम कौन डिफाइन करता है? स्टेट डिफाइन करती है लॉ के तहत। ये फॉल्टी है। उसमें ऐसे एक्ट्स को तो क्राइम डिक्लेयर किया जाता है जो आम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जो पावरफुल लोग जो एक्ट्स करते हैं उनको क्राइम डिक्लेयर नहीं किया जाता। अच्छा, ये जो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल स्कूल है उसका इनिशियल पीरियड जो है वो 1820 तक का है। उसके बाद फिर ये सारे पॉजिटिविस्ट और जो बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल, ये क्रिटिकल जो क्रिमिनोलॉजी है वो इमर्ज हुई। इसके बाद फिर 1970s में जो न्यू क्लासिकल स्कूल है ये फिर एक दफ़ा फिर रीइमर्ज हुआ। उसमें सबसे पहला जो 1980s में जब क्राइम्स की रेशो बढ़ी तो कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट का ये ख्याल था कि ये जो पॉजिटिविस्ट्स
ये कह रहे हैं ना कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग क्राइम कमिट करते हैं, तो ये कोई फैक्टर वैक्टर नहीं है। स्टेट का ये काम नहीं है कि फैक्टर आइडेंटिफाई करे, स्टेट का यही काम है कि जो जुर्म करता है उसको सजा दे। स्टेट का बस यही काम है। तो जो बात बेक्केरिया ने तकरीबन 150-200 साल पहले की थी, वही बात 1980s में दोबारा की गई, और उसका जो मेजर प्रोपोनेंट था वो जेम्स क्विन विल्सन था, और उसको नाम दिया गया राइट रियलिज्म का। तो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल स्कूल वाज रीट्रेटेड इन 1980s एंड इट वाज गिवन द नेम ऑफ राइट रियलिज्म। और इसी के साथ एक और थ्योरी जिसको हम वही न्यू क्लासिकल और क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में प्लेस करते हैं, उसका नाम रूटीन एक्टिविटी थ्योरी है। ये भी दो अमेरिकन क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम कॉन एंड फेल्सन था। ये थ्योरी उनकी है 1979 में। और व्हाट डिड दे से कि जो क्राइम है इट इज इंटरप्ले ऑफ 3 फैक्टर्स। 3 चीजों की वजह से क्राइम कमिट होता है। नंबर 1, मोटिवेटेड ऑफेंडर। मोटिवेटेड ऑफेंडर, अ पर्सन हु इज इंक्लाइंड टू कमिट अ क्राइम, और वो आपको हर जगह पे मिलता है। नंबर 1। नंबर 2, दैट मोटिवेटेड ऑफेंडर इज इन सर्च ऑफ अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कमिटिंग क्राइम। ये जो मोटिवेटेड ऑफेंडर है वो हर जगह पे जुर्म नहीं करेगा, वो अपॉर्चुनिटी देखेगा कहां उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही। और तीसरी बात उन्होंने ये की कि एक मोटिवेटेड ऑफेंडर है जो कि अपॉर्चुनिटी की, मौके की तलाश में है, बट ही कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम थ्रू कंट्रोल ऑफ अ कैपेबल गार्डियन। उसे अफेक्टिव कंट्रोल के थ्रू जो है वो रोका जा सकता है। वो कैपेबल गार्डियन, वो एक चौकीदार हो सकता है। जैसे एक मिसाल देते हैं कि किसी गली में एक घर है, उस घर को जो है एक मोटिवेटेड ऑफेंडर है जो उस घर में चोरी करना चाहता है। अब अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि घर वाले घर पे नहीं है और कोई कैपेबल गार्डियन नहीं होगा, तो वो उस घर में चोरी कर लेगा। जो बात क्लासिकल स्कूल ने, बेक्केरिया ने की, बेंथम ने की, न्यू क्लासिकल स्कूल ने की, या जेम्स क्विन विल्सन ने की, रूटीन एक्टिविटी थ्योरी भी वही बात कर रही है। क्या जो मोटिवेटेड ऑफेंडर है वो हर जगह पे है, आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, स्टेट या सोसाइटी क्या कर सकती है, अफेक्टिव कंट्रोल ऑफ गार्डियन। तो स्टूडेंट्स, ये थी, मैंने बहुत एक ब्रीफ ओवरव्यू देने की कोशिश की क्रिमिनोलॉजी की थ्योरीज की। ये जो लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में जो इसकी PDF फॉर्मेट में मौजूद है, आप एक दफ़ा इसे डाउनलोड करके एक दफ़ा इसको पढ़ लें। होपफुली आपको इन तमाम थ्योरीज की जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और मेरी बुक में फिर मैंने आगे इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन एटलीस्ट आपको इन थ्योरीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।